Hi there, I am Brijesh and I welcome you to my first video lecture on General English for Competitive Exams। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है। इस प्लेलिस्ट में मैं कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करूँगा और उन वीडियोज़ को देख करके कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में और काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। अपने इन वीडियोस में मैं इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स बताऊंगा आपको और मैं आपको हर वो क्वेश्चन टाइप या जो भी पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर उन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इंग्लिश सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, उनकी तैयारी कैसे करना है और अगर वो एग्ज़ाम में हैं तो उन्हें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसीलिए मैं आज ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ अपने इस प्लेलिस्ट का और आज का ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और हर टॉपिक का मतलब भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि अब आपके लिए इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करना बहुत आसान हो जाए। आपको ये पूरी क्लैरिटी आ जाए कि आखिर इंग्लिश सेक्शन की अगर आपको तैयारी करना है कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको आखिर क्या पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं 2020 में तो आपको इंग्लिश में किन किन तरह के टॉपिक्स पढ़ना चाहिए और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही लिस्ट उन टॉपिक्स की जो आपको पढ़ना पड़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करने के लिए। चलिए मैं अब आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में समझा देता हूँ कि आखिर किस टॉपिक का क्या मतलब है और उस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मतलब उस टॉपिक की तैयारी हमें कैसे करनी पड़ती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन के अंदर किस किस तरह से आपका टेस्ट लिया जाता है, मतलब किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी और जो दूसरे रूल्स होते हैं इंग्लिश के उनको टेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर मैंने दो तरह के टॉपिक्स लिखे हैं, एक ग्रामर बेस्ड है और दूसरे वोकैबुलरी बेस्ड हैं। तो ग्रामर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए तो वो टॉपिक्स हैं टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स, prepositions, conjunctions, adjectives and degrees of adjectives, noun, pronoun, adverbs, articles, narration जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, clauses, simple, compound and complex sentences। दोस्तों, ये टॉपिक्स इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वोकैबुलरी को अगर टेस्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो किस किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मतलब वोकैबुलरी के अंदर आपको किन किन तरह के टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत हाई डिमांड होती है आपके नॉलेज की, कि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज, बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए। वोकैबुलरी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको किस किस तरह के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनका मीनिंग तो हम सबको पता है। सिनोनिम मतलब एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो इन दोनों तरह के वर्ड्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। दूसरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कई सारी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो ये पूरा एक सेंटेंस है जिसके लिए मुझे एक वर्ड देना है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
इसके बाद होमोफोन्स, होमोनेम्स, होमोग्राफ्स, हेट्रोनेम्स से भी आपके इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। मैं अभी इन सब के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोनेम्स, होमोग्राफ्स और हेट्रोनेम्स क्या होते हैं और उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इंग्लिश सेक्शन की तैयारी जो भी कैंडिडेट्स करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि इन टॉपिक्स का मतलब, इन चीज़ों का मतलब क्या है, और इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर उन्हें पढ़ना क्या है। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको हर टॉपिक का मीनिंग और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है ये सब आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ईडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स और वन वर्ड फॉर अनदर, मतलब एक शब्द के लिए दूसरा शब्द, मतलब एक शब्द से मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ जो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनकी मीनिंग भी समझा देता हूँ और उनकी तैयारी करने के लिए आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए ये भी बता देता हूँ। वोकैबुलरी की तैयारी के लिए जिस तरह के टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए उनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। दोस्तों ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप बाद में रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर मैं सिनोनिम और एंटोनिम की बात करूं तो ये हम सबको पता है क्योंकि ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स एंड एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। होमोफोन्स, होमोनेम्स, होमोग्राफ्स और हेट्रोनिम्स की बात करें तो आइए अब मैं आपको इस टेबल की मदद से समझा देता हूं कि आखिर ये होते क्या हैं। दोस्तों किसी भी शब्द में 3 फीचर्स होते हैं। साउंड मतलब हर शब्द का कोई ना कोई प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग उसको लिखा जाता है, और मीनिंग। अब हम देखते हैं कि किस तरह से शब्दों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और अगर आपको वोकैबुलरी की स्ट्रॉन्ग बिल्कुल तैयारी करनी है तो इन चारों कैटेगरीज में आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और इनकी मीनिंग्स आपको पता हो जाने से आपके लिए अब ये इनकी तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला है होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है वन, सिंगल। फ़ोन जो वर्ड है वो साउंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मीनिंग तो बहुत आसान है समझना कि ऐसे शब्द जिनकी साउंड मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है पर जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे ऐड, ये देखिए यहाँ पर ऐड, साउंड सेम है इन दोनों का, ऐड, बट दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। इस ऐड का मतलब होता है विज्ञापन और इस ऐड का मतलब होता है जोड़ना। वैसे ही एयर, आप देख रहे हैं ना, साउंड सेम है बट स्पेलिंग दोनों की अलग है और मीनिंग भी दोनों की अलग ही है। इस एयर का मतलब है हवा और इस एयर का मतलब है उत्तराधिकारी यानी वारिस। और इसी तरह देयर और देयर, इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि ये जो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जिस होमोफोन्स के बीच में होती है लोगों से, वो इन्हीं के बीच में होती है क्योंकि यही वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं वर्ड्स में लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी रहते हैं। तो अगर इनके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है होमोनिम्स। यहाँ पर भी वही, होमो मतलब एक, निम मतलब होता है नाम, निम मतलब नेम। ऐसे शब्द जिनका स्पेलिंग और साउंड सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करें बुक, ये जो वर्ड बुक है तो इस वर्ड का जो स्पेलिंग और साउंड है वो तो सेम ही रहेगा जहाँ पर भी हो, लेकिन अलग अलग जगह पर इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे एक बुक तो होती है किताब और एक बुक क्या होती है, रिजर्वेशन कराना। आपने कोई सीट बुक करा ली, आप कहते हैं ना जब सिनेमा हॉल में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हमने सीट बुक करा ली है, मतलब रिजर्व करा ली है। तो यहाँ पर बुक वर्ड के कितनी मीनिंग हुए दोस्तों, अलग अलग मीनिंग हुए, 2 मीनिंग हुए। अगला है बैंड। बैंड की बात करें तो एक बैंड क्या होता है, एक बैंड वो होता है जो हम हाथ में पहनते हैं और एक बैंड म्यूज़िकल बैंड, ग्रुप। अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस। एक एड्रेस तो होता है पता जो हम सबको मालूम है, और एक एड्रेस होता है संबोधित करना, किसी के लिए कुछ कहना। तो यहाँ पर भी एड्रेस के 2 डिफरेंट मीनिंग्स हुए। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम कहते हैं होमोनिम्स।
थर्ड कैटेगरी जहाँ पर आपको वोकैबुलरी तैयार करनी पड़ेगी वो है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में दोस्तों क्या होता है कि वर्ड की स्पेलिंग तो सेम रहती है बट उसका साउंड डिफरेंट होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों कि स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन साउंड और मीनिंग डिफरेंट जिन शब्दों के होते हैं उनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस वर्ड की LEAD, इसका एक जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लीड। आपने सुना होगा लीडर वर्ड जिससे बना है, लीड मतलब नेतृत्व करना। और इसी शब्द का सेम स्पेलिंग के साथ एक दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी है, दूसरा साउंड भी है जिसका मतलब होता है लेड। लेड एक एलिमेंट का नाम है। अगला वर्ड है LEARNED, लर्नड, जो कि लर्न वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। लर्न, लर्नड, लर्नड, उसका मतलब होता है सीखा या सीख चुका। लेकिन इसी वर्ड का एक और प्रोनाउंसिएशन भी है लर्नेड। क्या है दोस्तों? लर्नेड। लर्नेड मतलब विद्वान, बहुत होशियार या बहुत पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसे हम लर्नेड कहते हैं। स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड और मीनिंग डिफरेंट है। अगला वर्ड है ये MINUTE, जो इसका सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है वो है मिनट, जिसका यूज़ हम समय बताने के लिए करते हैं। पर इस वर्ड का एक और प्रोनाउंसिएशन है वो है माइन्यूट। माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बारीक, बहुत छोटा। तो आप देख रहे हैं कि शब्द एक ही है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ्स कहते हैं। अगली जो कैटेगरी है इसमें वो है हेट्रोनिम्स की। हेट्रोनिम्स में ऐसे शब्द आते हैं जिनमें स्पेलिंग तो सेम रहती है लेकिन उनका साउंड और उनकी मीनिंग दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। साउंड भी डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है बट स्पेलिंग सेम होती है। देखिए कैसे, ये बिल्कुल होमोग्राफ का ही एक टाइप है। हेट्रोनिम्स जो है वो होमोग्राफ के जैसा ही होता है। इसमें भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे पहला वर्ड है BASS। इस वर्ड का जो सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है वो है बेस। बेस का मतलब होता है जो सबसे लोवेस्ट मेल वॉइस होती है म्यूज़िक में, उसको बेस कहते हैं। इसी वर्ड का एक और भी प्रोनाउंसिएशन है जिसको कहते हैं बैस। बैस इज़ अ टाइप ऑफ फिश। बैस इज़ अ काइंड ऑफ फिश। बैस एक प्रकार की मछली है। तो आप देख रहे हैं ना कि स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड और मीनिंग डिफरेंट है। बो की बात करें BOW, तो इस वर्ड के भी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। बो मतलब धनुष और बाव, बाव मतलब झुकना। कंडक्ट, अगर हम इसको एज अ नाउन प्रोनाउंस करें तो ये होता है कंडक्ट। कंडक्ट मतलब जो स्ट्रेस है वो कौन से सिलेबल पे है? फर्स्ट सिलेबल मतलब कन, कंडक्ट, है ना, मतलब हम कन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पर अगर यही वर्ड एज अ वर्ब यूज़ होगी तो इसको हम बोलते हैं कंडक्ट। कंडक्ट, हमारा जो स्ट्रेस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? पीछे वाले सिलेबल पर। तो इस तरह से इसमें स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग और साउंड डिफरेंट होता है। तो इन 6 कैटेगरीज़ में आपको वर्ड मीनिंग की तैयारी करनी पड़ती है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए अब मैं आपको दूसरे और भी जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी मीनिंग और कैसे आपको तैयारी करनी है ये बताता हूँ। वोकैबुलरी में जो अगला सेक्शन है वो है आपका ईडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ईडियम्स की बात करें, अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हैविंग डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम एक्चुअल वर्ड्स। जो एक्चुअल वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे अलग जिनका मीनिंग होता है वो कहलाते हैं ईडियम्स। जैसे बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका क्या मतलब होता है? टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू, अब इसका जो एक्चुअल मीनिंग है इसका क्या आ रहा है कि जितना चबा सकते हैं उससे ज़्यादा काटना, पर यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो बहुत मुश्किल हो। फ्रेजेस की बात करें तो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस के बारे में मैं आपको डिटेल में जब मैं फ्रेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। फ्रेज अभी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट क्लॉज नहीं होते हैं बट उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे ऑन द टेबल, हैड बीन देयर, इन द ग्राउंड, ऑन द रूफ, ये सारे के सारे फ्रेजेस कहलाते हैं। और लास्ट है इसमें प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का हिंदी मीनिंग होता है कहावतें।
कहावतें क्या होती हैं, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और वो किसी न किसी सच्चाई के बारे में बताती है, किसी न किसी ट्रुथ को वो एक्सप्लेन करती है, उन्हें हम प्रोवर्ब्स या कहावतें कहते हैं। शॉर्ट सेइंग्स वाइडली यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑब्वियस ट्रुथ, जो किसी स्पष्ट सच को बताने के लिए जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहावतें या प्रोवर्ब्स कहते हैं। अंत भला तो सब भला, और अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वोकैबुलरी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। इतने सारे टॉपिक्स से मिला जुला करके वो आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं स्कूल में, जो अनसीन पैसेजेस, मतलब एक पैसेज दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर उस पैसेज या उस पैराग्राफ पर बेस्ड होते हैं। दूसरा क्लोज टेस्ट, इसके बारे में सुना कई लोगों ने है पर जानते बहुत कम लोग हैं। क्लोज टेस्ट गैप फिलिंग का ही एक एक्सरसाइज है जिसमें कोई भी आपको पैसेज या सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें आपको 5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। आखिरी ऑप्शन जनरली नो चेंज का ही होता है। तो उसमें आपको जो गैप दिया हुआ है उसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना होता है। क्लोज टेस्ट में एक्चुअली जो पुराना पैटर्न था वो उसमें ऐसा किया जाता था कि एक पूरा पैसेज दे दिया, पूरा पैराग्राफ दे दिया और उसमें 5 या 10 गैप्स दे दिए और हर गैप के लिए नीचे 5-5 ऑप्शंस आपको दे दिए रहते थे और आपको फिर ऑप्शंस में से जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होता था वो आपको हर गैप में वहाँ पर फिलअप करना होता था। पर अभी न्यू पैटर्न में ऐसा हो गया है कि जो ब्लैंक होता है, जहाँ पर ब्लैंक दिया जाता है उसी के साथ वो वर्ड भी, जिस वर्ड के लिए ऑप्शंस देने हैं नीचे, वो वर्ड भी वहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ब्लैंक के बिल्कुल साथ में, और फिर उस ब्रैकेट्स में ABCD करके मार्किंग होती है और हर वर्ड के लिए नीचे 5-5 ऑप्शंस होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मोर ओवर शी इज़ अ ह्यूमन। अब ये ब्लैंक दे दिया और ब्लैंक के साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट में वर्ड दे दिया स्टॉर्म। अब यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे दिए हैं कि अब यहाँ पर स्टॉर्म से मिलता जुलता हुआ ऐसा कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्ड है जो यहाँ पर आना चाहिए। साइक्लोन, जायंट, हंटर, चेन या नो चेंज। या फिर नो चेंज मतलब अगर आप सोचते हैं कि स्टॉर्म वर्ड ही यहाँ पर आना चाहिए तो फिर आप नो चेंज का ऑप्शन चुनते हैं। तो अभी जो नया पैटर्न है क्लोज टेस्ट का वो ऐसे होता है। अगला जो टाइप है वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिनका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब गलत होता है। आपको करना ये होता है कि उन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में जमाना होता है और फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेंटेंस आफ्टर अरेंजिंग द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। अगला जो है वो है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आप सबको मालूम है कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस रहता है, उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और किसी ना किसी एक पार्ट में कोई ना कोई एरर होता है, वो एरर आपको स्पॉट करके उसे ठीक करना होता है। अगला जो टाइप है वो है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में भी 5 सेंटेंसेस जनरली दिए होते हैं ABCDE करके, लेकिन एक सिचुएशन ऊपर समझाई हुई होती है एक पैसेज या पैराग्राफ के फॉर्म में और उसके बाद 5 सेंटेंसेस लिखे होते हैं। फिर आपको उन 5 सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में जमाना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे, और फिर ऑप्शंस पूछे होते हैं उसमें नीचे कि विच इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, ABCDE या BADCE या ABDCE, इस तरह से। तो आपको बताना होता है कि जो मोस्ट करेक्ट ऑर्डर है सेंटेंसेस का वो कौन सा है। अगला जो है वो है एरर डिटेक्शन। इसमें भी यही है कि एक पैसेज या सेंटेंसेस का ग्रुप दिया होता है और उसमें कुछ गलती होती है जो आपको डिटेक्ट करना पड़ती है और उसे सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अगला है पैरा जंबल। ये तो आप समझ गए, पैरा मतलब पैराग्राफ या पैसेज, जंबल मतलब कि ऑर्डर को बिगाड़ देना। यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग का ही आप मान लीजिए एक थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसमें कुछ पैसेजेस दिए रहते हैं छोटे छोटे जिनको कि गलत ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, मतलब पहले नंबर का दूसरे में लिख दिया, दूसरे नंबर का चौथे पे लिख दिया, चौथे का तीसरे पे लिख दिया, इस तरह से वो
उनका ऑर्डर गलत कर दिया जाता है। फिर आपको एक एक पैसेज को ध्यान से पढ़ के ये बताना पड़ता है कि कौन सा पैसेज किस नंबर पर आएगा, और उसमें भी वैसे ही ऑप्शन पूछे जाते हैं और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना होता है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करता है। इसके लिए दो टेस्ट होते हैं राइटिंग के लिए। एक होता है प्रेसी राइटिंग, दोस्तों ध्यान से रखिए, इसको बोलते हैं प्रेसी, एस लगा हुआ है बट इट इज़ साइलेंट। प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग तो आप सब जानते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। लेकिन प्रेसी का मतलब होता है दोस्तों सार, जिसे हम समरी भी कहते हैं। तो आपको समरी या प्रेसी राइटिंग के लिए भी एक क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये रहा टोटल इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कैसे उनकी तैयारी करनी चाहिए और किस टॉपिक का क्या मतलब होता है। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहते हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मैं आपको काफ़ी बेसिक लेवल से इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कराऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मेरे दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।